हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है? आज की क्लास में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन सीखनी है। लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू किया था और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम उसमें से डिडक्ट करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक तरीके का खर्चा है। मेरे पास में मकान नहीं था, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं जो नए बच्चे हैं उनके लिए। मेरे पास में मकान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है अंदर से कि मैं रेंटल इनकम अर्न करूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं बैंक जाता हूं और बैंक से लोन लेकर के आता हूं, और बैंक से लोन लेकर के मैंने क्या किया? उसको इन्वेस्ट कर दिया अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर या परचेज के अंदर। मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर ली उस बैंक के लोन से, और या फिर मैंने उसको परचेज कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया या परचेज कर लिया। तो दोनों में से कोई भी काम करूंगा। अब बैंक इसके ऊपर मुझसे, आप मुझे क्या दे रहे? मैंने वो बिल्डिंग खड़ी कर दी और मैंने उसको रेंट पे दे दिया। सपोज मैंने इस बच्ची को रेंट पे दे दिया उस बिल्डिंग को, तो ये मेरी रिसीविंग है, रेंट की रिसीविंग है। इसमें से मैं खर्चा माइनस करने वाला हूं। कौन सा खर्चा? जो कि पर्टिकुलरली उसी पॉइंट के ऊपर है, उसी चीज के ऊपर है, और वो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो बैंक से मैंने लोन लिया था, बैंक उसके लिए मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट ना मेरे हाथ में खुशी है ना मेरे हाथ में दुख है। क्यों? क्योंकि सर जब आया था तो लोन आया था, और जब रीपे हो गया तो लोन ही रीपे हुआ। प्रिंसिपल अमाउंट आया और गया। बैंक के लिए खुशी क्या है? इंटरेस्ट। मेरे लिए गम क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को मैं अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करता हूं। अब इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करता हूं, ये कौन सी इनकम है? मेरी रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो जो हाउस प्रॉपर्टी से मुझे रिसीव हुआ है उसमें से मैंने खर्चा माइनस करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें तो लड्डू तरीके से दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोला हुआ था 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर, आप तो झूठे हो, आपने तो पहले वादा किया था 5 लाइनों के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और अब आप उन लाइनों को बढ़ाते जा रहे हो। भाई, वादा तो होता ही तोड़ने के लिए, नहीं, वादे का मतलब ही है वादा खिलाफी। अच्छा जी, चलो खैर, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की ना बात करने से पहले मैं आप लोगों को ना, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए उसके लिए थोड़ा सा अकाउंट्स के पोर्शन में लेकर के जाता हूं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर सुने आप लोगों ने? सबने सुने? प्री एक्सपेंडिचर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, है ना? भाई, मेरी कंपनी की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई। आ जाओ देखते हैं जरा क्या बोल रहे हैं सर। मेरी कंपनी की फॉर्मेशन आज हुई यहाँ पे, मान लीजिए आज की डेट है 1 मार्च। 1 मार्च है ना? शिवरात्रि का दिन है आज। ठीक है जी, 1 मार्च को हमारे पास में मेरी कंपनी की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी, दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन। ओके सर, अब इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने कुछ छुटपुट खर्चे किए होंगे। मैंने लीगल फॉर्मेलिटीज पे की होंगी, मैंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में फी पे की होगी, मैंने अपना प्रोस्पेक्टस छपवाया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे छुटपुट खर्चे मैंने इसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले के किए थे। मानते हो? किए थे सर। अब इन खर्चों को मैं कहां लिखूं? इन खर्चों को, ये क्या है मेरे? ये मेरे प्री एक्सपेंडिचर है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर कहते हैं हम इसको। तो ये प्री एक्सपेंडिचर है। अब जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब से बनाना शुरू किया होगा? यहां से। अच्छा, बनाऊंगा कब? 31 मार्च तक बनाऊंगा, 31 मार्च 2022 तक बनाऊंगा। 31 मार्च 2022 तक बनाया है मैंने, यानी कि 1 महीने के सारे खर्चे कहां पे आ जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मैं 1 महीने बाद के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा 31 मार्च को। ये पहले वाले खर्चों का मैं क्या करूं? क्या कहते हो आपको? आप लोगों का ज्ञान क्या कहता है? बोलो, क्या करना चाहिए? इन खर्चों को मैं डेड खर्चे मान लूं या फिर कुछ बेनिफिट इसका मिलने वाला है मेरे को? बेनिफिट क्या मिलने वाला है बोलो? एक बार थोड़ा सा तेज बोलना। थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम अपने पी&एल अकाउंट से डिडक्ट करते रहेंगे हर साल तक, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने पढ़ा हुआ है कि सर हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो है वो प्री एक्सपेंडिचर एक एसेट की तरह से दिखाई देता है, जिसको कि हम धीरे 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 राइट ऑफ करते रहते हैं, है ना? यही करते हैं हम प्री एक्सपेंडिचर्स के साथ में। और
अब हम इसके साथ में भी यही करने वाले हैं, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले। एक बात बताओ, मैंने ना ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन यहाँ पे लोन लिया, इसको मैं लिखता हूं क्या, डेट ऑफ टेकिंग लोन, डेट ऑफ टेकिंग लोन। ठीक है जी, मान लो इसकी डेट ऑफ टेकिंग लोन जो थी वो थी 1/4/2016। मैंने 1/4/2016 में एक लोन लिया बैंक से, और मेरा जो कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ, ये डेट है कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन की। भाई मैं अपना सुंदर सा सपनों का महल बना रहा था, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरी 30 सितंबर 2020 में मेरा काम खत्म हुआ कंस्ट्रक्शन का। अब क्या मानते हो, यहां से यहां तक जो मैंने लोन लिया हुआ होगा, यहां से यहां तक जो मैंने लोन अपने पास में रखा हुआ था, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? मांगेगा ना सर। मैंने डेट ऑफ टेकिंग लोन था, और यहां पे ये टाइम पीरियड था, इसका इंटरेस्ट जो था वो बैंक मुझसे मांगेगा, यानी कि मेरे हो रहे हैं खर्चे, मानते हो? लेकिन मेरे पास नहीं है कोई इनकम। क्यों इनकम क्यों नहीं है सर? रेंट ही नहीं आ रहा हमारा, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई है। तो क्या करें? तो मैंने ना एक कॉपी बनाई, मैंने ना हर तरीके, हर बार के खर्चे, कितने साल हो गए ये, 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 तक के सारे खर्चे, 30 सितंबर तक के सारे खर्चे अपने पास अपनी कॉपी में लिख करके रख लिए। मैंने कहा जी ये वाले एक्सपेंसेस हैं, मैं अभी तो पे कर रहा हूं, लिखता रहूंगा, और बाद में जब मेरा टेनेंट मुझे रेंट दिया करेगा ना, तो उस रेंट में से ये माइनस करता रहूंगा, है ना। इसका ना नाम दे देते हैं, इसको एक प्यारा सा एक नाम दे देते हैं, इस एक्सपेंस को, इस क्या नाम है, इंटरेस्ट के अमाउंट को ना एक प्यारा सा नाम दे देते हैं, हाँ सर दे देते हैं। इस टाइम पीरियड को एक नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या हम क्या कहेंगे इसको? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारे को देखना है। ठीक है जी, अच्छा ठीक है सर, ये तो ठीक है, हमारा जितना भी इंटरेस्ट था रिलेटेड टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसको हम ना 5 से डिवाइड कर देंगे। सर ये 5 ईयर कंपल्सरी है? हाँ सर, 5 से ही करना है, 5 से ही करना है। जितना भी इस टाइम पीरियड के अंदर हमने इंटरेस्ट पे किया था ना, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, फिर हमारी इनकम आनी चालू हो जाएगी ना 30 सितंबर के बाद में। ये कौन सा साल था? ये था 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। क्या लगता है 24-25 तक मेरा सारा का सारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा या कुछ रह जाएगा? मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा था 1 लाख रुपए, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, तो कितना अमाउंट आ गया? 20,000 रुपीज। अब 20,000 क्या मेरी इनकम के अगेंस्ट जब एडजस्ट होगा इन आने वाले सालों में, तो क्या 5 साल में रिकवर हो जाएगा 20-20 हजार रुपए करके 1 लाख रुपए? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000, 20,000 और 20,000, तो देखो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है 6th ईयर की, तो क्या मेरे पास में अमाउंट कुछ भी डिडक्ट करने के लिए होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा। सर अगर मैं यहां पे ना लूं तो लो चाहे ना लो, इट विल गेट लैप्स एज पर द रूल्स ऑफ टैक्सेशन। इफ यू आर नॉट टेकिंग बेनिफिट, if you are not taking benefit of deducting your expenses from your income, it will get lapse under section 24B। कोई शक इस बात में? यानी कि आप नहीं ले रहे, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ बैठे हुए ना, शिवरात्रि का प्रसाद वहां पे बट रहा, हम यहाँ बैठे हुए नहीं खा पा रहे, क्या करें अपने काम की वजह से? तो कल जाकर के ले लें क्या? रिजर्वेशन है क्या हमारी? ऐसा नहीं है सर, कल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इस प्रसाद के लिए 5 साल मुकर्रर थे, अगर आपने ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो इट विल गेट लैप्स। बात समझ में आ गई जी? कोई शक? अच्छा हाँ सर बोलिए। हाँ मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। ठीक है जी, हो गया। अब भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए, कहते हैं सर हमारी कंपनी के प्री एक्सपेंडिचर्स के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स?
हमारी कंपनी बंद थोड़ी हो गई है, ये तो पुराने के खर्चे थे, तो पहले के खर्चे थे। अब तो उसके बाद के खर्चे भी तो होंगे, यानी कि वो कह रहे हैं 20-21 में भी तो हमने लोन थोड़ी ना पे किया। जब तक लोन नहीं पे करेंगे, मान लो मैंने लोन पे किया कब तक, 23-24 में, डेट ऑफ रीपेमेंट मान लो ये है 31 मार्च 2023, तो एक तो मुझे पीसीपी के 20,000 को लेने का अधिकार है, और एक करंट ईयर के जो एक्सपेंडिचर होंगे, मान लो 10,000 रुपए थे, तो वो भी मैं डिडक्ट कर दूंगा अपनी इनकम से, क्योंकि हमारी कंपनी बंद थोड़ी हो गई है, अभी तो शुरू हुई है। अभी तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आनी शुरू हुई है, और हमारे एक्सपेंसेस तब तक चलेंगे, ये लोन के इंटरेस्ट वाले, जब तक कि हम इसको रीपे नहीं करते। तो ये वाला तो हमने पहले से पे किया हुआ था, और उसका हम आज बेनिफिट ले रहे हैं, और ये हमने करंट ईयर में ही पे किया है, तो उसका भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। सर ये बार बार एक्सपेंस को डिडक्ट करना आप बेनिफिट क्यों बोलते हो? क्योंकि सर एक्सपेंसेस आपकी इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपकी इनकम कम हो जाती है, और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपका टैक्स बच जाता है। लोअर द इनकम रिजल्ट टू लोअर द टैक्स लाइबिलिटी, हायर द इनकम रिजल्ट टू हायर द टैक्स लाइबिलिटी। हाँ सर हम समझ गए, आज के बाद तो हमने जो अमीर बनने की कोशिश थी ना, उसको छोड़ ही दिया है, हम अमीर नहीं बनेंगे। क्यों भाई, क्यों भाई? तुम 100 रुपया कमा रहे हो, 30 रुपए अगर गवर्नमेंट को दे देते हो, मान लो मोटा मोटा 30 रुपए गवर्नमेंट को दे देते हो, 70 तो आया ना जेब में। कौन बनेगा करोड़पति? खेलने गए सर, 5 करोड़ रुपए जीत गए, क्या करना है वहां पे? तुम्हारे दिमाग तो तुम्हारे अंदर है ही, बाय बर्थ है, और यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ करके स्किल को डेवलप कर ही रहे हो। तो वहां गए 5 करोड़, थोड़ी देर के लिए बैठे वहां पे, अपना फटाफट से 12-13 क्वेश्चन का जवाब दिया, 5 करोड़ मिल गए। 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ उनको दो, 3.5 करोड़ रुपए अपनी मर्सिडीज बेंज तो आई जाती है नहीं। बस फिर आगे का तो काम बढ़िया ही चलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं सर, हमारे वाला पॉइंट करंट बता ईयर के दो। जितने भी खर्चे हैं, हमारे करंट ईयर के जितने भी खर्चे हैं, वो भी हमारी इनकम के अगेंस्ट डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि मेरे को अधिकार है अपनी रेंटल इनकम से 30,000 रुपए डिडक्ट करने का। क्यों? क्योंकि सर ये रेंट मुझे आपने दिया है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर जो मैंने लोन लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट मुझसे बैंक ने लिया है, और ये दोनों सेम सोर्स के ऊपर काम हो रहे हैं। आपने दिया और बैंक ने उसी सोर्स से लिया, तो दोनों को आपस में एडजस्ट करके मैं अपनी इनकम निकाल सकता हूं। बात समझ में आई? इनकम 30,000 से कम हो तो सर लॉसेस आ जाएंगे हमारे को, यानी कि आपने रेंटल इनकम कमाई 30,000 रुपए से कम, और आपको क्या नाम है 30,000 रुपए के एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना है, तो नेगेटिव में आपका बैलेंस आ जाएगा। अब नेगेटिव बैलेंस अदर इनकम से जाके, बाकी सारी इनकम से जाकर के एडजस्ट हो, बाकी दूसरे हेड्स में, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, इनसे जाकर के वो सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा उनके साथ जाकर के। लेकिन याद रहे, कैजुअल इनकम के साथ कभी नहीं होगा। आपके हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेस होंगे, वो आपकी कैजुअल इनकम, जो कि अदर सोर्स की इनकम है, उनसे जाकर के कभी भी एडजस्ट नहीं होंगे। सर क्या होती है ये कैजुअल इनकम? वैसे तो हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, लेकिन आपको बता दूं कैजुअल इनकम का मतलब है विच मे और मे नॉट अराइज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गेम शोज, विच इज नॉट श्योर शॉट, तो दैट इज कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम से कभी भी एडजस्ट नहीं होते हमारे लॉसेस। क्यों? कोई बता सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है श्योरिटी नहीं है, क्या आप जीतोगे या हारोगे, लेकिन जीत गए तो मैं तुमसे तुम्हारा बंटवारा लेने, अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगा टैक्स का, और अगर हार गए तो भैया ये मत सोचना कि यहाँ के किसी भी साइड के लॉसेस उससे एडजस्ट कर पाओ। ऐसे ही तुम्हें एक और बात बता दूं, अब लॉसेस की बात चली है, हमारे जो सैलरी के हेड के लॉसेस क्या नाम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के लॉसेस होते हैं ना, मान लो किसी को बिजनेस से कोई लॉसेस आ जाए तो वो एडजस्ट नहीं होते हमारी सैलरी इनकम के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि सैलरी इनकम तो श्योर शॉट है, आएगी ही आएगी।
एम्प्लॉयर हमें देगा ही देगा, नहीं देगा ना तो हम उसके ऊपर केस फाइल करके इनकम रिसीव कर लेंगे, वो तो श्योर शॉट है, आएगी ही आएगी। हाउस और क्या नाम है, बाकी बिजनेस में लॉसेस आए दिन होते ही रहते हैं भाई। एक सिंपल सी बात है, मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं, एक मिनट के लिए एक टैक्स मैनिपुलेशन, मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन हूं और सैलरीड क्लास पर्सन होने के नाते मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 12 लाख रुपए। अब मेरे ना एक क्या किया, अपनी ना सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स बचाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, अपना एक ना बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाया बुक्स में, ऐसे ही झूठा झूठा सा रजिस्ट्रेशन करा लिया और बाद में ना लॉस बाय फायर दिखा दिया। वो लॉस बाय फायर के अंदर मेरा लॉस जो है वो 15 लाख रुपए का दिखा दिया, मैं 15 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा, दिखा सकता हूं मैं, हो सकता है काम, ऐसे ही बन जाती हैं चीजें, मैनिपुलेशन हो सकती है। अब 15 लाख का लॉस दिखा दिया, असल में था नहीं, नीचे स्कूटर गैरेज दी हुई थी मुझे, जिस फ्लैट में मैं रहता था, गवर्नमेंट ने जब मैंने मकान खरीदा स्कूटर गैराज दी हुई थी और उसमें मैंने एक बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखा दिया अपना, और सैलरी इनकम के लॉसेस को अगर मैं उससे एडजस्ट कर, सैलरी इनकम को अगर मैं उसके लॉसेस से एडजस्ट कर देता हूं तो मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स बच जाएगा ना, यानी कि देना ही नहीं पड़ेगा। 15 लाख का लॉस, 12 लाख की इनकम, और भी 3 लाख रुपए का लॉस है, नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात मालूम है, उनको मालूम है कि कोई भी सैलरीड क्लास पर्सन अपना झूठा सा छोटा मोटा बिजनेस दिखा करके अपने लॉसेस को सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकता है, तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। बात सुनो जी, आप अगर सैलरीड क्लास पर्सन हो और साथ में बिजनेस भी रन कर रहे हो, प्रोफेशन भी रन कर रहे हो और उससे तुम्हारे को कोई लॉसेस हो जाते हैं तो सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होंगे। पढ़ेंगे हम चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर और उसके बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर। अच्छा जी चलो, अब ना मैं इस चीज को ना अच्छे अच्छे से बना देता हूं ताकि आप नोट कर सके, ठीक है। सर एक बार वो वाला पॉइंट समझा दो वो कौन सा वाला? सर जो वो था वो लैप्स ऑफ टाइम वाला। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, लैप्स ऑफ सर टाइम। जब लैप्स हाँ जब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। सर मैंने ये कहा था कि यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लिख देता हूं मैं पहले, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने ये बोला था जैसे मेरा ये अमाउंट आया ना 20,000 रुपीज, तो मैं हर साल अपनी इनकम से 20-20 हजार रुपए माइनस कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को ये रूल पता लगा है, भाई पहले ये नहीं मालूम था मेरे को, अभी अभी ताजा ताजा पता लगा और अब है ना 24-25 चल रहा है, या फिर 25-26 में पता लगा मेरे को, मैंने कहा अपने एक्सपेंसेस को, पहले के एक्सपेंसेस को मैं एडजस्ट कर सकता था। तो सर 5 साल निकल चुके हैं, 1 2 3 4 5। अब आपका अपनी इनकम के अगेंस्ट ये 50, ये 1 लाख रुपए एडजस्ट करने का वो टाइम पीरियड निकल चुका है। यानी कि एक शॉर्ट शॉर्ट बात बताऊं मैं तुम्हारे को, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले, हेलो आंखें खोल करके, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर चेक कर लेना कहीं तुम्हारा जो क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, जिसके लिए जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहीं उसके ऊपर लोन का कंप्लीशन 6 साल पहले तो नहीं हो चुका था। फिर अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को टैक्स कंप्यूट करना है कौन से साल के लिए, 25-26 के लिए, और मैं लेकर के बैठा हूं ये तो मुझे आता है, खुश हो गया क्वेश्चन को देखते ही, ये तो मुझे आता है, मैं तो करके दिखाएगा, और वर्किंग नोट बना दिया बहुत बढ़िया सा, और बाद में पता लगा ओहो ये भाई साहब ये तो ईयर ही लैप्स कर चुके हैं, छठे साल में थोड़ी ना मिले। हे भगवान, हमारी तो मेहनत ही खराब होगी। और जिस क्वेश्चन के साथ में हम 2-3 मिनट लगा देते हैं ना, सेंटी हो जाते हैं हम उसके साथ, होते कि नहीं होते जब हमें आता होता है। तो थोड़ा सा ना आंखें खोल करके काम करने का, ठीक है। अच्छा जी चलो, अब ना मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है?
तेजस बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ वहां से सिर्फ हाँ उतना ही कर सकते हो, मतलब जितने 5 साल होने थे ना, 5 साल ही है। हाँ सर ये 5 साल फिक्स्ड है, ये 5 साल फिक्स्ड है, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली। ओके जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, अब ना एक बात बोलता हूं, मैं यहां लिखता हूं हाउ टू कंप्यूट। बिल्कुल नहीं लिखेगा कोई मेरे साथ भी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पीसीपी स्टैंड्स फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बिल्कुल मेरे साथ नहीं लिखना, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, पहले समझो अच्छी तरह बातों को, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आगे कर नहीं पाओगे। अच्छा, तो हाउ टू कंप्यूट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो मैं यहां इसके आंसर में लिखता हूं और आप भी ऐसे ही लिखेंगे, पीसीपी स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन। हाँ सर ये तो हमें पता था, and ends on preceding 31st March of the year of completion of construction। ठीक है जी, ये समझ में आया तुम्हारे को? क्या समझ में आया? इंटरप्रिटेशन करो इसकी, क्या लिखा हुआ है, एंड एंड्स ऑन प्रीसीडिंग 31st मार्च। मैंने ना, देख लो ध्यान से, तोहमत मत लगाना कि सर ने गलत लिखा था, सर ने एकदम सही लिखा, तुम गलत समझ जाते हो। क्या यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है पिछले साल की 31 मार्च, पिछले साल की 31 मार्च, ऐसा समझ में आता है क्या तुम्हारे को? ये नीचे वाली लाइन से पिछली मार्च, सर दोनों में क्या डिफरेंस है? पिछली मार्च, पिछले साल की मार्च, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ अभी दिखाता हूं। अगर मेरा कंप्लीशन हुआ है 28/2/2021 को, तो मेरी प्रीसीडिंग 31 मार्च कब आती? जल्दी बता दो। 31 मार्च 2020। तो सर हमने भी तो यही कहा था, पिछला साल ही तो हो गया ये। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अगर मेरा कंप्लीशन हुआ है, ये कंप्लीशन, ये रेलेवेंट डेट, अगर मेरा कंप्लीशन हुआ है 1/4/2021 को, तो 31/3/2021, एक दिन पहले, नॉट एक साल पहले। तो गलत इंटरप्रेट कर लिया ना तो क्वेश्चन का कांड हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने पिछली 31 मार्च लिखा है। अब बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, फिर ये जो टाइम पीरियड है ये कहां जाएगा रिमेनिंग? देखो यहां पे भी तो ऐसा ही था ना, 30 सितंबर 2021 है, तो इसका मतलब सर हम यहां पे आके यहां से वापस मुड़ जाएं क्या? हाँ मुड़ जाओ। कब मुड़ जाओ? 31/3/2020। ठीक है जी। तो सर फिर ये 31/3 यानी कि 1/4 से लेकर के 30 सितंबर का टाइम पीरियड भी तो है, वो करंट ईयर में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना 20/21, देखो यही लिखा है ना, तो 20/21 कहां से शुरू होता है? 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। समझ में आई? नो कंफ्यूजन। अगर किसी को नहीं समझ में आया अभी पूछ लो कि हम पीछे मुड़ जाएंगे, याद रखोगे ना कि सर हम आएंगे कंप्लीशन की डेट पर, लेकिन फिर पिछली 31 मार्च पे मुड़ जाएंगे और उस टाइम पीरियड का हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है सर, तो आओ फिर इसी को एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना देते हैं। हाँ जी हाँ जी। पीसीपी आधा और आधा करंट ईयर? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उस उतना ही करना है। हाँ 20-20 ही करना है। मतलब आप ये नहीं कर सकते
कि कुछ अमाउंट इधर ले लिया प्रोपोर्शनेटली, कुछ उधर ले लिया, हर साल इक्वल अमाउंट ही आएगा क्योंकि डिवाइड बाय 5 ही करना है हमारे। अच्छा सुनो, इसका ना एक बना लेते हैं क्वेश्चन। सर एक मिनट, ये लिखने दो, हाउ टू कंप्यूट पीसी। अरे सब लिखवाऊंगा जानू, क्यों परेशान है तू? देखो मेरी बात सुनो पहले। अमाउंट ऑफ लोन, तू मेरे से पीडीएफ ही ले लियो और बोल, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप ले जा तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट ऑफ लोन कितने का था सर? 10 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है सर। अब मैं यहां बोल देता हूं डेट ऑफ रीपेमेंट, ये है 31 मार्च 2024। ठीक है, तो करंट ईयर का भी निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा इसको मैं ना इधर ले आता हूं थोड़ा सा, ताकि ये भी तुम बाद में लिख सको। ये ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, अपना असेसमेंट हो गई कि इस तरीके से काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, चलो जी। अब ये हमने हाउ टू कंप्यूट तो निकाल लिया कि किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। इसी क्वेश्चन को कंप्यूट करके देख लेते हैं। हाँ जी, मेरा पीसीपी, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जी जनाब, मुझे बताइए कि मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना बड़ा है। मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, एक बारी काउंट कर ले, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, बस ना, क्योंकि 31 मार्च 2020 लिखा है ना। ठीक है ना, ठीक कर रहा हूं ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। अच्छा, कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए, कितने 4 साल हो गए, यानी कि भाई साहब ये टोटल मिला करके 48 मंथ्स बन जाते हैं। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ सर, 1 लाख रुपए का लोन था, बिल्कुल सर। इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%। लेकिन सर 10% रेट तो 12 मंथ्स के लिए था ना, तो फिर हमारे को बताओ 48 मंथ्स में कितना होगा? 10 लाख रुपए। ओके, आई एम सॉरी, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए अमाउंट आ गया। अब 4 लाख को डिवाइड करना है कितने नंबर ऑफ ईयर से? फिक्स्ड है, 3 से कर दूं क्या? फिक्स्ड है ना, 5 सर, तो 5। ठीक है, फिर नहीं करता। 80,000 रुपए, यानी कि 80,000 रुपए मैं अपने यहां पे हर साल अपनी इनकम से एडजस्ट कर सकता हूं 5 सालों तक। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? पीसीपी। पीसीपी कितना? यानी कि जब मेरे को रेंट आएगा, सुनो सुनो, बातें नहीं करो, जब मुझे रेंट आएगा तो मैं उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कितना अमाउंट डिडक्ट कर सकता हूं? 80,000। अच्छा ठीक है सर। और करंट ईयर का भी निकाल लें क्या? निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर 10 लाख रुपए का 10%, यानी कि 1 लाख। तो मैं अपनी इनकम के अगेंस्ट कितना एडजस्ट कर सकता हूं करंट ईयर के नाम पे? सर 1 लाख रुपीस। तो टोटल कितना? 1,80,000। सेम मैं कर सकता हूं, सेम मैं कर सकता हूं, सेम मैं कर सकता हूं 23-24 तक, लेकिन 24-25 में नहीं, सिर्फ 80। और ये नॉट एप्लीकेबल। जब लोन ही नहीं रहा तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कहां से, है ना? तो यहां पे अब क्वेश्चन तुम्हारे से तो केवल 1 साल का पूछा जाएगा, मैंने तो सारे सालों का बना दिया 5 सालों तक। क्वेश्चन तुमसे सिर्फ 1 ही साल का पूछा जाएगा। हाँ सर मेरे को बता दो 20-21 का, हाँ सर मेरे को बता दो 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का, ऐसे 1 साल का क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ 1 साल का ही पूछना है, 1 साल का ही पता करना होगा।
ठीक है ना? ये सब लोन भी पेमेंट होने के बाद भी कर सकते हैं क्या? ये लास्ट में हाँ, इसके 5 साल तो लैप्स ही नहीं हुए ना, ये प्रसाद 5 सालों तक मिलता रहेगा। मतलब मान लो 1 मिनट का, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए ऐसा मान लो, जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, बढ़िया सा मैंने मकान बनाया और मेरा रेंट आने लगा 15 लाख रुपए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेरे ऐसा बंदा कहता है भैया लोन खत्म करो, 10 लाख रुपए का लोन पे कर दिया, तो अब लोन ही नहीं रहा, तो फिर इंटरेस्ट काहेगा? तो लोन कब रीपे हुआ था? 31/3/2024 में। फिर हमारे पास में बचा ही नहीं कुछ इंटरेस्ट एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे को बताना जरा 25-26 में क्या स्टेटस है, तो नील, इंटरेस्ट ऑन बोरोड के नाम से कुछ नहीं, बोरोड कैपिटल के नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी? ठीक है, अब तुम लोग नोट कर सकते हो, इस केस का नाम रखो ऊपर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हेलो, इधर देखो, इफ completion of construction is prior to date of repayment। देखा तुमने? देखा? ध्यान नहीं दिया अभी तुमने? ये मैंने तुम्हारे को केस 1 करवाया अभी। केस 1 में क्या कराया है? इफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज प्रायर टू डेट ऑफ रीपेमेंट। अच्छा सर, इसका मतलब आप डेट ऑफ रीपेमेंट पहले भी कराएंगे? हाँ, वो भी एक केस हो सकता है। ठीक है, हेडिंग लिखो और फिर मैं इसको ऊपर करता हूं। ये रहा सर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्या लिखा गया? मिस्टर एक्स टू के लोन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस प्रॉपर्टी from SBI at the rate 7% for ₹12 lakh as on 1st July 2018. Construction completed on 30 June 2020, whereas repayment made on 31/12/2022. Compute deduction under section 24B for the year 22-23। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने कीजिए इसको, फिर मैं करवाता हूं। एक बार खुद से कोशिश कीजिए। 7% पर एनम है वो, लो मैं ठीक कर देता हूं उसको। 7% पर एनम फॉर 12 lakhs। ठीक है जी, इसको क्वेश्चन को कीजिए। हाँ जी, करें क्वेश्चन। पहले तो मेरा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 24B। अच्छा जी, अब कंटेंट पकड़ लेते हैं अपना। कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? पहले तो मेरे पास में लोन का अमाउंट है 12 लाख रुपए। मुझे क्या चाहिए? डेट ऑफ टेकिंग लोन। डेट ऑफ टेकिंग लोन थी मेरी 1 जुलाई 2018 और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वो थी 30 जून 2020 और डेट ऑफ रीपेमेंट 31/12/2022। तो क्या हमारी डेट ऑफ रीपेमेंट बाद में है और डेट ऑफ कंप्लीशन पहले है? तो ये हमारा वही केस है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे केस में कुछ और होता है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी,
हमारा अमाउंट ऑफ लोन कितना था सर? 12 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही 7%। अब मुझे चाहिए सर पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कब से शुरू होगा सर? 1 जुलाई 2018 से, और फिर डेट ऑफ कंप्लीशन तक जाएंगे लेकिन वापस मुड़ के आ जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं 31 मार्च 2020 है ना? तो ये क्या हो गया? 18, 19, 19, 20। 18, 19 में क्या पूरे साल था? नहीं सर, 9 महीने था। और 19, 20 में 12 महीने। तो कितने हो गए? 21 महीने। तो 21 महीने का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अमाउंट कितना आ जाएगा? कितना था? 12 लाख। देखो दिमाग में 10 लाख ही, 1 लाख ही घूम रहा है। 12 लाख का 7% 21 महीने के लिए कितना होगा? अगर ये 12 महीने के लिए है तो 1,47,000। लेकिन इसको डिवाइड करना है हमने क्या? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 29,400। चलो जी, ये तो हो गया पीसीपी का। लेकिन हमें करंट ईयर में भी तो देखना है। चलो वो भी चेक कर लेते। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है सर? 12 लाख के ऊपर 7%, 9 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि लोन निपट गया था 31 दिसंबर को ही, 31 मार्च तक तो गया ही नहीं। तो कितना हो गया ये? देखो यहाँ पे कुछ बच्चों की आवाज नहीं आई, इसका मतलब कांड कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। 12 महीने कर दिया ना पूरा का पूरा। अच्छा जी, ये जो आपने 9/12 लिया ये करंट ईयर वाला है? करंट ईयर वाला है। करंट ईयर हमारा कौन सा था? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ ना करंट ईयर 22-23। अब 22-23 में देख, हमारा लोन 31/12/2022 को ही निपट गया। तो करंट ईयर है 22-23। सर 9 महीने कैसे लग गए? 9 महीने अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। आजकल 9 ही महीने आ रहे हैं, है ना? काउंट करके देख ले। जनवरी से चलाएगा तो 12 महीने हो जाएंगे फिर तेरे। जनवरी से मत चलाना, ठीक है? टोटल कितना अमाउंट हो गया? कौन सा वाला बेटा? करंट ईयर का। देखो करंट ईयर के अंदर हमारे पास लोन कितने टाइम रहा? हमारा कौन सा ईयर है? 22-23 है ना? ये 22-23 के लिए पूछा गया हमारे से। ऊपर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 22-23। और ये सर जो लिखा कंप्लीशन 22-23। थी जो 30/6 को ही है, तो उसके 3 हाँ। महीने वो नहीं कैलकुलेट करोगे? वो तो हो गए ना करंट ईयर के अंदर। लेकिन वो करंट ईयर कौन सा था? वो करंट ईयर था 20-21, और हमसे कंप्यूटेशन करवाई जा रही है 22-23 के लिए। देखो तो बच्चा हमें क्या पूछ उसका रहा है, लेना बात फिर? सुनो, ध्यान से सुनो, सारे सुनो, तुम्हें भी कंफ्यूजन हो सकती है। बच्चा ये कह रहा है, कहता है सर ये जो 30/6 में, ये जो 30/6/2020 था, इसके रिमेनिंग टाइम पीरियड जो था 3 महीने का, ये इसको क्या करंट ईयर के अंदर यूज नहीं करोगे? करूंगा, लेकिन कौन सा करंट ईयर होगा? वो करंट ईयर होगा 20-21। और हमसे तो क्वेश्चन पूछ रहा है 22-23। भाई हमसे 1 साल का ही पॉइंट पूछ रहा है वो। तो हम सारे हर एक ईयर का क्यों बताएं? वो तो मैंने समझाने के लिए कराया था। तो हम क्यों करें? हम तो सारे सालों का थोड़ी करेंगे, हम तो केवल 1 साल का करेंगे। और 1 साल 22-23 में हमारे पास लोन कितने टाइम रहा? 9 महीने, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, है ना? हमें तो 22-23 का निकालना है। हाँ बेटा बोल। पूरा 1 साल का लगेगा सर। किसका? 20-21 में? पूरे साल का। हाँ पूरे साल का हो जाएगा 20-21 में। लेकिन 20-21 की चिंता क्यों कर रहे हो तुम? हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर। तो कितना अमाउंट हो गया? 400, ये 92,400, ये अमाउंट आ जाएगा अंडर सेक्शन 24B। हम अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से ये अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। बोलो जी, किसी कुछ पूछने का है? हाँ जी बेटा। डिडक्शन होता है, उसे ऐसे हर बार डिडक्ट करके दिखाएंगे। हाँ जी, ये हमारा वर्किंग नोट है, हमने वर्किंग नोट बनाना सीखा है।
हाँ ये वर्किंग नोट है। मेन क्वेश्चन वही था, 5 लाइन होगा जो लास्ट क्लास में सिखाया था। आंसर तो 5 लाइनों में ही होगा सर, बस वर्किंग नोट थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे। उन एक एक लाइन के लिए बड़े बड़े वर्किंग नोट्स हो सकते हैं। प्रैक्टिकल तो कैसे होता है कि उसमें क्वेश्चन लगा होता है या फिर हाथ से करके अपलोड करना है? प्रैक्टिकल क्या नाम है, जब हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है, हाँ तो कंप्यूटेशन के लिए अलग से दिया हुआ होता है ना वो फॉर्म के अंदर। हाँ लेकिन आजकल तो ऑनलाइन है, मैनुअली है ही नहीं। फॉर्म में भी हाँ खुद ही हो जाती है। एक बारी मैनुअली ना मैं तेरे को क्या नाम है बना करके दिखा दूंगा। मैनुअली ऐसे है, ये है मैनुअली, वहां पे स्पेस दिया होगा, हाँ जी करो कैलकुलेट ऐसे, वर्किंग नोट करो कैलकुलेट ऐसे दिया हुआ होगा, ठीक है। और अगर हमें क्या नाम है वो दिया हुआ होगा ऑटोमेटिक वाला, तो वहां पे हमें डालना होगा बस डेट ऑफ टेकिंग लोन, डेट ऑफ रीपेमेंट, और कौन सी डेट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कब एंड हो रहा है, वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा, अमाउंट ऑफ लोन, सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है। अच्छा खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा चलो आओ फिर आगे चलते हैं। केस नंबर बी लिखो। व्हेन डेट ऑफ रीपेमेंट is prior to date of completion of construction। ठीक है नहीं? ओके तो हम केस बी सीखेंगे। सर केस बी में कुछ नया क्या? नहीं, कुछ नया नहीं है। लो देखो, डेट ऑफ टेकिंग लोन यहीं से शुरू होगा। अब ये था ना हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। इससे पहले हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बच्चा कह रहा है इससे पहले भी रीपे हो सकता है क्या लोन? हाँ मैं बताता हूँ कैसे रीपे हो गया। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ, उससे पहले बेटा बातें मत करो आपस में, समझ नहीं आएगा। कुछ पूछना तो मेरे से पूछो, कुछ पूछना है इधर समझो, कॉन्सेप्ट सीखो। तो ना बच्चा पूछ रहा है क्या सर रियली इज इट पॉसिबल के डेट ऑफ टेकिंग लोन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले ही रीपेमेंट हो जाए? हाँ हो सकती है। देखो समझो, मान लो मैंने लोन लिया 1/4/2018 में, और ना ये क्या नाम है 30 सितंबर 2020 को मेरे पापा दुबई से लौटे अशरफियां लेकर के। अशरफियां सोने की, मतलब यहां पे मैं गरीब था, यहां पे मैं अमीर हो गया। पापा का पैसा इज इक्वल टू माई पैसा, माई पैसा इज इक्वल टू माई पैसा। तो पापा बाहर से आए दुबई से और पैसे ले आए खूब सारे, और मैंने बैंक को बोला, मैंने कहा बैंक भाई ये पकड़ अपना लोन। तो हो सकता है हमारे पास पैसे आ गए हो, फॉर द टाइम बीइंग हमने लिया हो। पापा तो मैं खाम खाम में बीच में ले आया था, पापा नहीं देने वाले कुछ भी एक टाइम के बाद में। क्यों भाई, तुम्हारे को मिल रहा है आजकल ना, अभी तो मिल रहा है, अभी थोड़े दिन होगा, थोड़े दिनों बाद तुमसे मांगने लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा खैर कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है यार, वो भी कमाई का भी मजा है। देखो जी, तो 30 सितंबर को मेरा क्या हो गया सर, डेट ऑफ रीपेमेंट, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हुई मेरी, मान लो मैं कहता हूं 1 अक्टूबर 2022 में। तो एक बात बताओ, क्या इनकम आनी कंप्लीशन से पहले चालू हो जाएगी? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है अगर कोई ये सोचे कि सर हमारी इनकम है ना डेट ऑफ रीपेमेंट पे आनी शुरू हो गई, तभी तो हमने रीपेमेंट कर दी होगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इज इट रियली पॉसिबल कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्लीशन से पहले? इसका मतलब पता है क्या होगा, जो मजदूर बना रहे होते हैं वहां पे रह रहे होते हैं ना, उसी से हम रेंट ले रहे हैं।
इसका मतलब तो यही होगा ना, वो जो बना रहे हैं वहां पे रह रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर, भाई तो यहाँ पे रह रहा है ना, देख ये जमीन मेरी है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, रेंट देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आ रही। या फिर मैं किसी को बाहर से पकड़ लाऊं, टेनेंट ये तेरे को मैं दूंगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे रह ले, मतलब ठंड में दीवारें नहीं है यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर, पिलर्स हैं अभी, लेकिन तू रह ले, मुझे रेंट दे देना। ऐसा हो सकता है क्या? तो लॉजिकल बात है कि ये रेंट पे प्रॉपर्टी जाएगी और इनकम आएगी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद ही इनकम आएगी। तो मेरे पास जो मौका है कमाने का वो कौन से ईयर से स्टार्ट हो रहा है, जरा देख करके बताओ। 22 मत बोलो, 22-23 बोलो, है ना? बुकिंग का पैसा कहाँ जाता है? कौन सा बुकिंग? जब हम बीडीए में फ्लैट को बुक कर लेते हैं अपने रेंट के लिए, हाँ, तो वो तो कंप्लीशन से पहले मिल जाता है ना उनको। तो वो तो एडजस्ट होता है ना अमाउंट के अंदर, परचेज के अमाउंट के अंदर। बेटा मैं परचेज के अमाउंट की, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। जो तूने फ्लैट बुक किया, मान ले तेरा फ्लैट था 20 लाख रुपए का और तूने 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दिया, तो वो 20 लाख के अंदर ही आएगा ना बुकिंग अमाउंट। तो उसके लिए जो तूने लोन लिया 20 लाख रुपए का, मैं उस अमाउंट की डिडक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं उसके ऊपर दिए गए इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं दे रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट अमाउंट। बात समझ में आई? उसकी डिडक्शन कहीं और मिलती है, सेक्शन 80 के अंदर पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन का चैप्टर पूरा का पूरा। यहां पे तो हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात कर रहे हैं। चले जी, चले आगे। अच्छा, तो मैं कहता हूं मेरी कमाई कब से शुरू होगी? 22, 23, 23, 24, 24, 25 ऐसे ही कमाता रहूंगा अब तो हर साल। तो ना मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो, वैसे तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक था? यहां से यहां तक था, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का यहां तक निकाल करके क्या अचार डालूंगा मैं? जब मुझे सोचने वाली बात है, मैंने लोन ही रीपे कर दिया है, तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां तक सिमट करके रह जाएगा? लॉजिकल है कि नहीं है भाई? जिस काम के लिए हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल रहे हैं, वो काम ही जब खत्म हो गया, तो आगे के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या करोगे? अच्छा सर, इसका मतलब यहां से यहां तक खाली? हाँ खाली। क्यों, तुम्हारे को चैन नहीं आता क्या बैंक को बिना इंटरेस्ट का पैसा दिए? सेंटी क्यों होते हो इस पीरियड के बारे में सोच करके? सर यहाँ पे हमने कोई खर्चा नहीं किया। हो तो क्या हो गया फिर? खर्चा करना कोई जरूरी है क्या? ठीक है, तो हमारा, अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं यहां लिख सकता हूं, इन दिस केस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन and ends on date of repayment। पता है वहां क्या लिखा हुआ है बुक्स के अंदर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन एंड एंड्स ऑन डेट ऑफ रीपेमेंट और प्रीसीडिंग 31st मार्च of the date of completion as the case may be। मतलब जा तू समझ ले, ऐसा थोड़ी होता है। समझने के लिए हमने इसके 2 केस बनाए, वहां पे एक लाइन लिख दी उन्होंने, हो गया जी, हमने तो पढ़ा दिया। ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, इस केस के अंदर इस तरीके से काम होगा। कौन से केस के अंदर? केस बी के अंदर, जहां पे डेट ऑफ रीपेमेंट जो है वो पहले है और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में। अब थोड़ा सा एक इसको बनाएं, थोड़ा सा क्वेश्चन को। मान लो मैंने डेट ऑफ टेकिंग लोन 1/4 को लिया था, कितने का लोन? वही अपना 12 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? वही अपना मान लो 7 लाख रुपए, 7%, सॉरी 7 लाख कैसे, भावनाओं को समझो, 7%। ठीक है ना? अब कैलकुलेट कर लेते हैं सर जरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी, 1/4/2018 से लेकर के कब तक है? 30 सितंबर 2020 तक। ये टाइम पीरियड क्या है? 18, 19, 19, 20 और 20, 21।
18-19 में 12 महीने, 12 महीने 6 महीने, कितना हो गया? 30 मंथ्स। निकाल सकते हैं सर? देखो बच्चे ने तो निकाल भी दिया। पीसीपी का अमाउंट कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए के ऊपर 7% यदि है 12 महीने के लिए, तो बताओ 30 महीने के लिए कितना होगा? 2,10,000 को हम डिवाइड कर देंगे सर 5 से, 42,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना? 42,000 रुपीज आ गया। ओके सर, अब क्या करूं सर? पीसीपी के नाम से ना आप डिडक्शन क्लेम कर लो हर साल 42,000, 42,000, 42,000 अपनी इनकम से माइनस कर लो, और अगले 2 सालों में भी कर लेना। कौन से सालों में? 25-26 और 26-27 में। लेकिन 27-28 में बस खत्म, प्रसाद खत्म। ठीक है जी। अब करंट ईयर 22-23 में लोन था क्या? अब क्या किया जाए उस बच्चे का जो इंटरेस्ट निकाल दे करंट ईयर का भी इस क्वेश्चन में? ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा। तो यहां पे क्या लिख दूं? निल, नॉट एप्लीकेबल। और नॉट एप्लीकेबल जो होता है ना, वो बड़ा होता है निल से, याद रखना। नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा? भाई लोन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। हाँ, लोन होता और सेम डे निपट जाता तो निल लिखते। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी इस केस के अंदर? अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस केस के अंदर सिर्फ पीसीपी ही होता है? हाँ जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। इसमें करंट ईयर होता ही नहीं, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होगा उसके बाद ही इनकम आनी शुरू हुई होगी, तो क्वेश्चन हमने बाद में ही पूछा जाएगा। ठीक है जी। अब बना लो इसको। क्या कर दिया? 12 करोड़ कहां लिख दिया? अच्छा, भावुक हो गया मैं। 12 करोड़ का लोन नहीं यार, इतना नहीं यार। ठीक है जी। ओके, इसको नोट करो जरा सर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मिस्टर X2 के लोन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम SBI एट द रेट 7% पर एनम। 7% को 9% कर देता हूं। फॉर ₹18 लाख एज ऑन 1 दिसंबर 2018। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 30/6/2022, वेयर एज फुल अमाउंट ऑफ लोन रीपेड ऑन 1/6/2021। ठीक है जी। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर द ईयर 22-23। करो जी। हाँ जी, देखना, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने ये कंटेंट बनाए। ठीक है जी। डेट ऑफ टेकिंग लोन क्या है हमारे पास में? 1/12/2018, 30/6/2022 को कंप्लीशन हुआ है, और उससे पहले ही लोन निपट चुका है। यानी कि हमें ना चेक करना है बच्चों पहले कि केस कौन सा है, केस 1 है या केस 2 है? केस 2 है ये। ठीक है ना? तो पहले चेक करना है। 18 लाख रुपए 9% इंटरेस्ट था। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा स्टार्ट होगा, ये पुराने क्वेश्चन का डाटा था, इसको भगा देते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा स्टार्ट होगा 1/12/2018 से, और एंड होगा कब होगा? 1/6/2021। इस सेकंड वाले केस में प्रीसीडिंग 31 मार्च मत ले लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में हमने क्या कर लिया सर? 18 लाख रुपए, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने महीने ये भाई? सही सही बताओ। 18, 19, 20, लड़ाई मत करो भाई, और 20, 21।
18-19 में दिसंबर का महीना इंक्लूड होगा, तो 4 महीने हो गए यहाँ पे, यहाँ 12 हो गए, और यहाँ पे 19, 20, 21 में 21-22 भी आएगा। यहाँ पे भी पूरे 12 महीने हो गए, और फिर 21-22 भी आएगा। कैसे 2 महीने? अप्रैल और मई। हाँ जी, कितने हो गए, कितने महीने? 30 मंथ्स। तो फिर 12 लाख रुपए का 18 लाख। हाँ यार, हाँ रिपेमेंट तो कर रहे हैं हम, 30 जून 2021 तक ही तो लिया है। 22 कहाँ लिया? 21-22 में कितने महीने? हाँ तो फिर 2 महीने नहीं है 21-22 के। 21-22 कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल को हुआ था ना। अप्रैल से लेके जून तक 2 महीने छोड़ थोड़ी देंगे, क्यों जी? ठीक है ना। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, 18 लाख रुपए, शोर मत करो, 18 लाख रुपए का 9%, 30/12 कितना अमाउंट हो गया? 4,05,000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5 ईयर्स से, 81,000 आ जाएगा। और करंट ईयर का? सर करंट ईयर का तो है ही नहीं, नील, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 81,000। ठीक है जी, ओके, ध्यान रखना इसको। ये रहा सर क्वेश्चन आपके सामने। मिस्टर एक्स टू के लोन to construct the house property from SBI at the rate 5% per annum for ₹20 lakhs as on 1 दिसंबर 2018. कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1/2/2020। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1/2/2020। ठीक है जी। और लोन जो रीपे किया गया था वो रीपे किया था पार्ट्स में। 5 लाख रुपए तो 1/5/2019 को, और 15 लाख रुपए 31/12/2022 को। हमें डिडक्शन कंप्यूट करनी है 22-23 के लिए। अब ये बताओ मेरे को, ये केस 1 है या केस 2 है? दोनों है सर, मिक्सचर है दोनों का। तो दोनों का मिक्सचर को क्या बोले? बोलना तो एक ही केस है, केस 1 या केस 2, क्योंकि उसी के हिसाब से तो तुम पीसीपी लोगे ना, कि प्रीसीडिंग 31 मार्च लेनी है कि नहीं लेनी है। तो बताओ केस 1 है कि केस 2 है? सर 1। वो कहता है 5 लाख रुपए के लिए पीसीपी अलग होएगा और 15 लाख रुपए के लिए पीसीपी अलग होएगा। तो मतलब 2 लोन लिए तुमने इसमें, ऐसा कंप्यूट ऐसे माने? नहीं, लोन एक ही है, बट हम उसे डिवाइड कर लिए हैं। एक जो है वो 5 लाख पहली पेमेंट हो जा रही है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो अलग है। नहीं, मेरे को सिर्फ ये बता दो केस 1 है या 2 है, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। क्यों केस 2 क्यों नहीं है? 2 है, 1 है, 2 है। टॉस कर लेते हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। है सर, ये केस 3 नहीं है, ये केस 1 है। जब भी आपका 1 भी रुपया लोन का रीपे होने में अभी पेंडिंग हो और आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो, ये केस 1 बन जाएगा सर। तो हमारे तो 15 लाख रुपए पड़े हुए थे पेंडिंग कंप्लीशन के बाद भी, तो ये केस 1 है। केस 1 के हिसाब से करना है। एक बार कोशिश करो, फिर मैं आता हूं। हाँ जी, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। पीसीपी कब से कब तक है? 1 दिसंबर 2018 से। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कब हुई है? 1/2/2020। तो 31 मार्च 2019। ठीक है जी। अच्छा, तो ये टाइम पीरियड कितना है? 4 मंथ्स। ठीक है। अच्छा जी, अब 4 मंथ्स का हमारे पास में
प्रिंसिपल अमाउंट कितना था तब हमने रखा था अपने पास 20 लाख। 20 लाख रुपए का 5% 4 महीने के लिए कितना हो गया? 25,000। सही से बताओ। अच्छा, झगड़ा मत करो। क्या 33,333 डिवाइडेड बाय 5? 66,000 तो नहीं हो सकता। वही तो 7 कर देते हैं इसको। ये तो आ गया हमारा पीसीपी का, ठीक है ना। 31/3/2019 हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1/2/2020। तो प्रायर 31 मार्च कब लेना था? 31 मार्च 2019। तो उसके हिसाब से हमारा 4 महीने का पीसीपी आया और ये हमारे पास में अमाउंट आ गया। ठीक है जी। अब हमें करंट ईयर का करना है। ये था हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और करंट ईयर कौन सा है सर हमारा? 22-23 है ना। अच्छा, 22-23 में हमारे पास में कितना अमाउंट था? 15 लाख। 20 लाख नहीं था। 15 लाख रुपए का 5% 9 महीने के लिए कितना आ गया? 9 महीने कैसे आया? 9 महीने आया, देखो इसकी रीपेमेंट कब हुई है? 31/12/2022 में। तो 22-23 में ये हमारे पास कितने महीने रहा है? अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। समझ में आया बेटा? अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक रहा है 2022-23 में हमारे साथ में ये लोन। तो उसका अमाउंट कितना हो गया? ये 56,250 और ये टोटल अमाउंट कितना आ गया? ठीक है जी, इतना अमाउंट हो गया। ओके, समझ में आया? एक और करते हैं, इसको बना लिया। पर वो 5 लाख वैसे अलग अलग नहीं कर सकते थे? क्या? वो तो 5 लाख थे ऊपर जो रीपे कर दिए थे 1/5/19 को। हाँ, वो अलग कर दो सर और वो 15 लाख अलग कर दो। 5 लाख तो थे नहीं ना। देखो वो क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना, वो अभी बनाऊंगा मैं ये कह रहा हूं, देखो हमें तो 22-23 के लिए करना है ना। और 22-23 में हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कितना अमाउंट था? वो इतना ही था। और करंट ईयर में हमारे पास 22-23 में 9 महीने रहा है, तो अलग अलग ही करना पड़ेगा ना। पहले 20 लाख था, फिर 5 लाख रीपे हो गया था बीच में। अब तुम्हें ये लग रहा है कि सर वो बीच के साल कहां गए, तो उसके लिए हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, हम क्यों जवाब दें उसका। लेकिन अब पूछ लेंगे, अब पूछूंगा मैं। तो आओ फिर मैं यहां लिख देता हूं कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये रहा 2021। अगर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन को 2021 बना दूं, 31 ये इसको 1/6/2021 बना देते हैं इसको। क्वेश्चन को आप दोबारा लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है ये 1/6/2021 और लोन रीपे हुआ है कब? 2023 में। और हमें कंप्यूटेशन करनी है 23-24 की। अब करो, सब ठीक है, सब सेम है, सब सेम है, बाकी सब सेम है। ये मैंने क्वेश्चन की डेट चेंज कर दी थोड़ी सी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कहां तक गया है? 31 मार्च 2020 तक, ठीक है ना। और उसके बीच में आपकी एक रीपेमेंट आ गई है 5 लाख रुपए की। तो अब आएगा असली मजा। करो, फिर मैं करवाता हूं।
देखो जी, इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1/12/2018 से और एंड कब हुआ? 31 मार्च 2020 में। कंस्ट्रक्शन 1/6/2021 में गई थी ना, तो 31 मार्च 2021 हो जाएगा ये। 1/6 की प्रीसीडिंग 31 मार्च कब आ रही है? 31 मार्च 2021। और ये कितने महीने हो जाएंगे? बताया नहीं अभी तक आपने। क्या मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं? आप 16 मंथ्स बता रहे हैं मेरे को। 18-19 चेक कर लेते हैं। 19-20 और 20-21। 18-19 में कितने? 4 महीने, ये 12 महीने, और 20-21 में हाँ, तो पीसीपी 31/3/2021 तक है ना, तो 12 महीने हो 12 जाएंगे। हुए फिर 12 कितना? 24 और 4 28। तो कोई तो 30 कह रहा था, कोई 16 कह रहा था। 28 महीने। अब 28 महीने का इसी तरीके से नहीं निकल जाएगा, हमें तोड़ तोड़ के करना होगा। कितना? पहली बार में कितना था सर? 20 लाख था, ठीक है ना। और 20 लाख रुपए कितने महीने तक था? मतलब हम तोड़ लेते हैं इस डेट को, पीसीपी का ए पार्ट बना लेते हैं। पीसीपी का एक पार्ट शुरू होता है 1/12/2018 से, और कहां तक जाता है? जब तक इसकी रीपेमेंट हुई थी, यानी कि 1/5/2019 तक। और फिर दूसरा पार्ट 1/5/2019 से जाता है 31/3/2021 तक। 22 कहां से आ गया? ये देखो 31/3/2021 लिखा है ना। बोलो, इन डेट से सेटिस्फाई हो तो आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। 5% इंटरेस्ट था, और ये महीने कितने थे? 4 नहीं, 5 कैसे हो गए? 12 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ 5 महीने। ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया ये? नहीं बताओगे? 41,667। इतना अमाउंट आ गया ये। मैं नहीं कर रहा अभी डिवाइड बाय 5, मैं इसको नहीं कर रहा डिवाइड बाय 5 करूं। हाँ, सम करके कर देंगे। तो यहाँ पे अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया सर? 5 लाख रुपए रीपे हो गए, तो 15 लाख रह गया। 15 लाख रुपए का 5% कितने महीने हैं ये? सही सही चेक करके बताओ। भाई 28 में से 5 गए, कितने बचे? 23 सर। क्या हुआ? 15,31,12,23 को है ना सर? कब हो रहा है? 15 लाख नहीं कह रहा मैं, 5 लाख कह रहा हूँ। 5 लाख रीपे करने पे 15 लाख बचते हैं, वो तो करंट ईयर के अंदर आएगा 15 लाख वाला, वो तो बाद में रीपे हुआ 2023 में। हम तो कहाँ की कहानी कर रहे हैं? 2021 की कर रहे हैं। डेट्स देखो अच्छी तरह। हाँ जी, 1/12/2018 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक है। हम जाते हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास में 31 से फिर तुम क्या नाम है, फिर रीपेमेंट तो नहीं हुई ना। रीपेमेंट तो 1/5 को ही है ना। फर्क कहाँ पड़ेगा? 1/5 को पड़ेगा या 31/3 को पड़ेगा? 1/5 को पड़ेगा। तो 1/5 से पहले कुछ और अमाउंट था, 1/5 के बाद कुछ और अमाउंट है। हमारा पीसीपी जो है वो 2 पार्ट्स में बट गया है। हाँ जी, 23 महीने पे लगेगा। वही तो कह रहा हूँ, 28 में से 5 चले गए ना, तो कितने बचे? 23 महीने बचे। अभी एक और क्वेश्चन कराने की उम्मीद है तुम लोगों को। ये कितने हो गए? ये 5 महीने हो गए, और ये 23 महीने हो गए। तो यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया ये? मेरे को नहीं समझ में। 1,43,750.
750। अब दोनों को टोटल करो और डिवाइड कर दो 5 से। 1,85,417 ये कितना आया? 1,85,417 डिवाइड किया 5 से तो अमाउंट कितना आ गया? 37,083। देखो आ जाओ एक बारी फिर से समझा देता हूं। ये देखो ये थी 1/12, मैं बना रहा हूं ना, देख तो सही। 1/12/2018 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा कब तक जाएगा? हमारी कंप्लीशन देखो कब हुई है। कंप्लीशन हुई है हमारी 1/6/2021 को, है ना? 1/6/2021 को यहां तक जाने वाले थे हम, लेकिन ना यहां से फिर रिवर्स हो गए, बैक गियर में गाड़ी डाल ली और हम 31 मार्च 2021 पे आ गए। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब रेलेवेंट डेट हमारे पास आ चुकी है तो इसको भगा दूं, ठीक है ना? और पीछे आ गए हैं, इस चीज को भी भगा देता हूं। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक है? यहां तक है। लेकिन इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर ना एक लोचा हो गया। हमने लोन तो लिया था 20 लाख रुपए का, लेकिन बीच में कहीं हमने 5 लाख रीपे कर दिया, तो हम उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दें क्या? बैंक से लड़ पड़ेंगे, हम मारेंगे साले को ईंट। ऐसे कैसे कर दिया तूने? तो रिमेनिंग टाइम पीरियड में 15 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। तो पहले हमने 20 लाख पे निकाला, फिर 15 लाख पे निकाला, और फिर दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। अब अगर तुम्हें ड्रामे करने का मन है तो यहाँ पे 41,667 को 5 से डिवाइड करो, और फिर यहाँ पे 1,43,750 को 5 से डिवाइड करो, फिर बाहर जाकर के दोनों को ऐड कर दो। ऐसा थोड़ी करना है। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है जी। तो ये हमारे को करना है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हमारा कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बदल नहीं गया सर, रूल्स थोड़ी ना बदल जाएंगे। हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो वही है, ठीक है जी, 28 महीने का। लेकिन 28 महीने में कुछ महीनों के लिए तो 20 लाख था हमारे पास, और कुछ महीने के लिए 15 लाख था। तो हमें उसके ऊपर उसी हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना जी। अभी तो करंट ईयर का हमने किया ही नहीं, पीसीबी का ही किया। करंट ईयर का भी कर लेते हैं। लो सर, कौन सी बड़ी बात है? ये रहा करंट ईयर का। अच्छा, करंट ईयर है कौन सा हमारे पास? 23-24 है ना। अब 23-24 में देखो कितना पैसा था हमारे पास में लोन का? 15 लाख था। किसी के पास 20 लाख तो नहीं था ना? ठीक है जी। 15 लाख का 5% 9 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि लोन की डेट क्या है? 31/12/2023 तक। तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 दिसंबर तक निपट गया, तो 9 महीने हुए। 56,250। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर दो पकड़ करके। 333 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये वाला हमारा मस्त क्वेश्चन था। लेकिन ये मस्त क्वेश्चन कैसे आया हमारे को? जब हमने पहला वाला क्वेश्चन सीखा। धीरे 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 ही ऊपर चढ़ते हैं जी। अगर कोई ये फाइनल वाला आंसर देखेगा, फाइनल वाला क्वेश्चन करेगा, जो कि पेपर में आना है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन के अंदर गंद फैलाना चाहता हूं, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की अलग से दो लाइनों की इंफॉर्मेशन है। ये रहा। ऊपर दे दूंगा जीएवी, म्युनिसिपल टैक्सेस, अनाप शनाप जो भी चीजें देनी होंगी जो पिछली क्लास में सीखी थी, और नीचे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के नाम से ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे को दे दूंगा। एक वर्किंग नोट बनवाऊंगा, और रिमेनिंग के लिए तो लास्ट क्लास में हमने वर्किंग नोट सीखे ही थे कि हाउ टू कंप्यूट जीएवी। यानी कि 5 नंबर कमाने आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, अगर हमारे को ध्यान रखा जाए हमें तो। अब ये हूं हम तब तक ही बोल रहे हैं जब तक हम इसको घर जाकर के रिवाइज नहीं करते। बाद में तो फिर हूं नहीं होता ना। अच्छा ये भी था, हाँ हाँ सर पढ़ाया तो था, लेकिन हमने रिवाइज नहीं किया। पता है तुम्हारे को यहाँ पे समझ में आ जाता है क्योंकि हम एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें आ गया, क्योंकि तन्हाई जरूरी है पढ़ाई के लिए। बात समझ में आई? सर हाँ जी सर। पहले वाले 9/12 होगा ना? 9/12 कौन सा? सर एक जो है एक केस के अंदर 1/12 से 1/12/2018 से 1/5/2019 तक